अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस जी सर। सर। ओके गुड। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सर ये ड्रॉप खत्म होने वाला और ग्रेड सर अभी तक नहीं लगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा आगे का सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। कौन है जिसको ये सर प्रॉब्लम? फारूक सर, ग्रेड्स ही नहीं लगे अभी तक, आई ड्रॉप खत्म होने वाला फर्क तूने पास हो ही जाना यार, टेंशन किस बात की है। है? सर फिर भी होता ही है ना बंदे को। मतलब इसमें कौन सी ऐसी बात है? अगर आपको अनसर्टेनिटी है ना, तो फिर तो कोई इशू है। एक्चुअली देखो ना, वो सेमेस्टर हमारा कैसे हुआ है, वो बिल्कुल ही निक ऑफ टाइम पे एग्जाम्स हो रहे थे एक और वीक के दरम्यान में दे देनी चाहिए थी रिलैक्सेशन। वो तो चलें अपनी जगह है बात, लेकिन उसका नहीं चलें बनती सर, थी बात। शुरू वही स्टिल है, वेटिंग इंशाल्लाह कब खैर लगता है होएगी। सर? तो कौन से सब्जेक्ट का नहीं लगा अभी? सर डाटा माइनिंग का जो सबसे मुश्किल म- सब्जेक्ट लगता था। मलिक साहब बेचारे परेशान, सारे ऐसा दुनिया उनको के कोई काम बर्डन उन्होंने बहुत करने ज्यादा हैं है सर। यस सर। और उसके अलावा अपने एग्जाम्स भी चेक करने हैं, वाइवास भी लेने हैं और फिर रिजल्ट भी कंपाइल करना है, सारी फैकल्टी के रिजल्ट्स को मेंटेन करना है। बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। यस सर। अबरार प्रेजेंट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अबरार रसूल साहब मौजूद हैं? प्रेजेंट। अहमद हसन, सर आपकी आवाज़ हल्की हल्की आ रही है। सलाम, अली रजा हैदर, प्रेजेंट सर। फैराज साहब, Present, sir. दानियाल, प्रेजेंट सर। फैजान, प्रेजेंट सर। फरुख,
प्रेजेंट सर। हमजा सर, हमजा सर, बैठा तो हुआ है, हैंड रेज कर दें अगर माइक का प्रॉब्लम है। हनान, प्रेजेंट हनाद, सर। प्रेजेंट सर। शरियार, प्रेजेंट सर। मुआज, मुआज मुनीर, अनस, ऑन, अरकम, प्रेजेंट। बिलाल, प्रेजेंट सर। बिलाल 166, प्रेजेंट सर। दाऊद अरशद, यस सर। फैसल, हमाद, Yes, sir, present. हारिस, कबीर, यस सर। निकम, नुमान, Present, sir. शाहिद सुहेल, प्रेजेंट सर। फारूक, उस्मान इकराम, Present, sir. नजीब, प्रेजेंट सर। नुमान अहमद, उबैद, उसामा, प्रेजेंट सर। राहत अमन, अमान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सैफुर रहमान, मोहम्मद उमैर, Present, sir. हैदर खान, शुमाइम हैदर खान, सिमरा, Present, sir. वकार काशिफ, प्रेजेंट सर। जैनब। Present, sir. तुम किधर इधर आ गई हो? तुम्हें किसने ये रजिस्टर कर दिया कोर्स? Sir, Numan Halil ने। बेटा इस कोर्स को ड्रॉप करो, तुम तो S2020 की हो। जी सर। नहीं नहीं, तुम ये कोर्स मत पढ़ो, इसको फौरी तौर पे ड्रॉप करो और कोई और कोर्स पढ़ो, अभी अर्ली कोर्सेज पढ़ो, फिर उसके बाद ये वाला पढ़ना, ठीक है बेटा? सर मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, जी तो ट्रांसफर हुआ है मेरा यहाँ पे, इस वजह से S2020 में है। अच्छा, मुझे एक दफ़ा अपने एडवाइज़र से मिल लो। कौन है आपके एडवाइज़र? राना वकास। एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ लिया आपने? नहीं सर। डाटा स्ट्रक्चर? नहीं सर, अभी पढ़ रही हूँ इसी तो बस सेमेस्टर में। मेरा तो यही मशवरा है कि अभी आप इस कोर्स को ना पढ़ें, अभी पहले अपने शुरू ठीक है वाले सर। कोर्सेज पूरे करें, ठीक है? ठीक है सर। इसको ड्रॉप कर दें आप। जुबैर मोहम्मद, प्रेजेंट सर। आज है ना ड्रॉप का दिन? चल रहे हैं ड्रॉप जी अभी? आज सर, क्यों बंद अभी कर है। दिया? यस सर, अभी हो रहा है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी सही आ रही है?
हेलो। जी सर, अब जी सर, बेहतर आ है। रही है, अब आ रही है, सही आ रही है सर। चलो गुड। अच्छा ये हम कुछ लेक्चर्स जो हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर अदील नवाब साहब, कॉमर्स यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से लेक्चर्स तैयार किए हैं मशीन लर्निंग के, और वो काफ़ी डिफरेंट मेथडोलॉजी से बने हैं। तो मैंने काफ़ी सारा सर्च किया, देखा, उनसे भी मिला और फिर हमने डिस्कस किए, तो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं उनके लेक्चर्स जो बनाए हैं उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके उनके लेक्चर्स हैं वो बोरो किए कि उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है और बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म के लेक्चर्स बने आए हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये कोर्स जो है ये आपके जो आजकल के दौर की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जिसे कहना चाहिए एरिया है, उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, जो एआई की अप्लाइड साइड है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो अप्लाई हो रही है आजकल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, वो यहीं से इसी कोर्स से उसके इब्तदा है। तो आप लोग अगर इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कोर्स ये चला जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि बीच में किसी लेक्चर में उनको भी एज गेस्ट लेक्चरर बुलाऊं, गेस्ट स्पीकर बुलाऊं, तो उनसे हमें डायरेक्ट सीखने का भी मौका मिले। माशाल्लाह वन ऑफ द वेरी क्या कहना चाहिए, एक्सीलेंट रिसोर्सेज एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर, बड़े अच्छे टॉप लेवल के वेन्यूज़ पे पब्लिश करने वाले बंदे कम ही ऐसे लोग हैं जो कि इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इनके लेक्चर्स से हम शुरू करते हैं और उनके एक्नॉलेजमेंट देना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इन लेक्चर्स में मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उनके लेक्चर्स के अंदर ये स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। यस सर। इनके लेक्चर्स को आप जब पढ़ेंगे, ये मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, ये इस तरह का जो है ना कैरेक्टर बिल्डिंग और मोटिवेशनल चीज़ें और कुछ थोड़ी बहुत जो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी है काफ़ी माशाल्लाह। तो जोक्स वगैरह भी आपको मिलेंगे, तो सारा कुछ मिलेगा। तो वो बैलेंस्ड लाइफ के ऊपर वो टॉक्स भी देते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लेक्चर को भी बैलेंस बनाने के लिए सारा कुछ ही शामिल किया हुआ है उसमें। तो ये चीज़ें आप साथ साथ पढ़ते रहें और सीखते रहें और मेहनत से और लगन से काम करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अच्छा, मशीन लर्निंग की जो समरी है वो ये है कि डाटा इज़ इक्वल टू मॉडल प्लस एरर। जनरली हम जिस तरीके से काम करते हैं वो एज अ प्रोग्रामर हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का मैंने एक लॉजिक बनानी है और उसे इम्प्लीमेंट कर देना है। वी डोंट रियली केयर अबाउट द डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेबल एक लूप लिखना है जिसमें कि टेबल लिखना है, कोई भी नंबर एंटर किया जाएगा, उसका 1 से लेके 10 तक का टेबल, 4 एंटर हुआ है तो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो डू वी नीड एनी डाटा फॉर दैट मैटर? नो सर। हमें डाटा नहीं चाहिए, हम सिंपल एक लॉजिक लिखेंगे और उससे काम हो जाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग का जो रूल है उसमें डाटा इज़ द सोर्स। हम डाटा को सोर्स मानते हुए उस डाटा से लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा लर्निंग का सोर्स क्या होता है? डाटा। ठीक है, उस डाटा को अंडरस्टैंड करते हुए फिर हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो कि उस डाटा के लिए सूटेबल हो, कि वैसा ही हमें आउटपुट देने की कोशिश करे। तो मॉडल जो है वो जितना हम बेहतर बना सकते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन उसमें स्टिल कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाती है। तो इस इक्वेशन, ये मशीन लर्निंग की पूरी, अगर हम कहें कि बिल्कुल एग्जैक्टिव समरी बता दें तो ये उसकी एग्जैक्टिव समरी है। इस बात की समझ आई आपको? अभी हम आगे चल के मज़ीद इस बारे में
डिस्कशन सारी की सारी जी करेंगे। यस सर। इस लेक्चर की जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि मशीन लर्निंग है क्या, इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी जनरल सेटिंग्स क्या होती हैं, क्या स्टेप्स हैं जिनसे कि हम एफिशिएंट मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे मैप किया जा सकता है उन लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम की जो मॉडलिंग है उसके ऊपर आएंगे। फिर मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने डाटा माइनिंग पढ़ी है उन्होंने सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट, ये वाली लर्निंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी। लेकिन हम, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि उन्होंने पढ़ी हैं तो अच्छी बात है, हम यहाँ पे स्क्रैच से ही पढ़ेंगे सारा कुछ। और मशीन लर्निंग का साइकिल क्या है, और फिर मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग किस किस तरह से पॉसिबली की जा सकती हैं, जो मॉडल्स हम बनाते हैं उनकी। तो ये स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रहा है कि इसकी स्लाइड्स कितनी हैं? Yes, sir. कितनी है? 566 सर ये सारी पढ़नी है? very hard of it sir. और नहीं ये बड़ी, ये मैं कल रात को मैं ये पढ़ रहा था सारा कुछ। सर कल रात को तो सारी पढ़नी है? हाँ, कल रात में मैंने सारी पढ़ी, लेकिन वाह। अभी हम पढ़ेंगे ना। तो ये पूरा कोर्स जो है वो इन स्लाइडों में नहीं है, ये सिर्फ पहला लेक्चर है। माशाल्लाह, तो मेहनत का लेवल चेक कर रहे हैं बहुत डॉक्टर साहब लेवल ने जो अंदर की है मेहनत का। ना। छुड़ियां कांटे तेज कर लें? छुरियाँ कांटे तेज कर सर लें, फील हो गए, लेकिन छठे सेमेस्टर में आ गए। है ना, लेकिन बात यह है कि ये इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और इतनी आसान है कि आप अगर इसको पढ़ते जाएंगे ना तो आपको कोई चीज़ मेरे ख्याल में इधर उधर से शायद ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गूगल शूगल पे भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ को भरपूर तफसील के साथ एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट आई अप्रिशिएटेड द मोस्ट अबाउट इट। तो इसमें समझें कि ये घोल के पिलाने वाली बात है। तो आप अगर इसको स्किम थ्रू करते रहेंगे तो आसान हो जाए। इसमें से कोई 150 स्लाइड तो डॉक्टर साहब के वो जो हैं ये पर्सनैलिटी बिल्डिंग और जोक्स और इस टाइप की चीज़ों पे होगी, 150-200 स्लाइड। तो इफ़ेक्टिवली वो 300 के करीब स्लाइड्स हैं जो कि कोर्स मटेरियल को कवर करती हैं। तो हम उनको भी बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, लेकिन वो आप खुद पढ़िएगा। सो द गोल ऑफ मशीन लर्निंग इज़ के मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह एक्ट करना शुरू कर दे। जिस तरह एक ह्यूमन सीखता है बिल्कुल वैसे ही मशीन सीखे। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ी बात की थी इस सिलसिले में कि जिस तरह हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो किस तरह से सीखता है कि थिंग्स आर हैपनिंग और वो देख रहा होता है ऑब्जर्वेशन से, और वो चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है, और उन नोटिस करने के साथ बेसिकली वो सारे पैटर्न्स भी फाइंड कर रहा होता है, वो सारे फॉर दैट मैटर फीचर्स भी देख रहा होता है, और फिर उनकी मदद से चीज़ों को मैप करने की कोशिश करता है अपने इल्म के मुताबिक। तो यही लॉजिक जो है वो मशीन लर्निंग में अप्लाई की जाती है। तो ये थोड़ा सा इसको मैप किया है डॉक्टर साहब ने इस पे कि हम जो हमारी फाउंडेशन है काइंड ऑफ रिलीजियस भी और वैसे भी, तो उसके ऊपर अगर हम देखें तो दिस गोल कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज इंसान कैन नेवर बी परफेक्ट लाइक खालिक। तो ये इसके एक है कि हम 100% एक्यूरेट मॉडल कभी भी किसी चीज़ का भी नहीं बना पाते। 100% एक्यूरेसी प्रैक्टिकली सम हाउ पॉसिबल भी है, इस तरह से कि अगर हमारी इनपुट में मतलब जो टेस्ट हम कर रहे हैं उस टेस्ट में हर तरह की वेरिएशन नहीं है तो फिर हमारी जो आउटपुट है वो 100% हो भी सकती है। लेकिन एक्चुअली जब आप बहुत रिगरस और डिटेल्ड लेवल की टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे जिस तरह हम कहते हैं कि टेबल सुनाएं, तो टेबल्स की एग्जांपल अभी मैं दे रहा था, तो टेबल में अगर 5 का टेबल है तो वो सारे ही सुना देंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ 2.5 का टेबल सुनाएं तो वो कोई सुना पाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि टेस्टिंग कितनी रिगरस की गई है उससे ये पता लगता है कि 100% एक्यूरेसी आई है या नहीं आई। तो एनीवे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं और एक रीज़नेबल सेट ऑफ डाटा के ऊपर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कोशिश यही होती है मशीन लर्निंग इंजीनियर की कि वो बेहतर से बेहतर और एक्यूरेट से एक्यूरेट मॉडल
तरतीब दे दे ताकि अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। इंडक्टिव लर्निंग है इसके अंदर कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, एवॉल्व करते हुए एंड तक पहुंचते हैं, ना कि डायरेक्ट कोई सलूशन निकाल लेते हैं। तो सब मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ एरर रहता है। तो ये अगेन मशीन सेट टू लर्न इफ़ इट्स टुडे इज़ बेटर दैन इट्स यस्टरडे, यानी कि जब आप उसे मज़ीद ट्रेनिंग डाटा देते जा रहे हैं तो वो कुछ बेहतर लर्न करके और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हो मशीन, तो ये मशीन लर्निंग और कैरेक्टर बिल्डिंग की समहाउ मैपिंग है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। प्लेजरिज्म चेक अगर हमने करना है, बच्चे बहुत नकलें मारते हैं, एक दूसरे का पेपर जमा करा देते हैं, ताज़ा ये आपके रिसेंट पास से चीज़ें आ गई। तो प्लेजरिज्म का चेक करना असाइनमेंट या किसी भी असेसमेंट में, उसके लिए क्या किया जाए? एक तरीका है कि आप मैनुअली उसे चेक करें, दूसरा तरीका है कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाएं। तो अगर हम उसे मैनुअली चेक करेंगे तो वो तो एक इंतहाई टीडियस काम हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा मैन आवर्स लग जाएंगे। तो अगर हम इसका कोई ऑटोमेटेड तरीका निकाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो ऑटोमेटेड तरीका है यही एक्चुअली मशीन लर्निंग है, कि जिस तरह एक ह्यूमन जिस तरह से एक चीज़ को एवेल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है, वही चीज़ अगर हम समहाउ एक मशीन के अंदर इम्पार्ट कर दें, एम्बेड कर दें एक सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो उससे हम मशीन लर्निंग अप्रोच कहेंगे। तो मशीन लर्निंग की तरफ अगर ऑटोमेटिक अप्रोच की तरफ हम जाएं तो उसके अंदर an intelligent program automatically searches for a very small subset of potential sources of plagiarism from billions of digital documents present and presents that to subset to the human. Human can easily inspect subset of documents to check whether the assignment is plagiarized or not. अब ये देखें कि जो हमारे प्लेजरिज्म वाले सिस्टम्स हैं वो करते क्या हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर भी से भी ढूंढते हैं कि इसने नेट से कहीं से छापा मारा है, और विद इन द स्टूडेंट सबमिशंस भी सर्च करते हैं। विद इन द स्टूडेंट सबमिशन तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आपके 25, 30, 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर ओवर द इंटरनेट ढूंढना है तो फिर हमारे पास क्या है? बिलियंस ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर से जब आपने एक चीज़ को सर्च करना है तो वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि मशीन ऐसा कुछ काम कर दे कि हमें सबसेट या कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स दे दे, पोटेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिनसे के पॉसिबली प्लेजरिज्म का शुबा है। तो उनको फिर हम जो है डिटेल में देख सकते हैं कि अच्छा अब इन 4, 5, 6 डॉक्यूमेंट से आ रहा है तो ये क्या वाकई में है या नहीं है, और कितना है, किसने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस की तरफ अगर हम आएँ तो इसी तरह की एल्गोरिथमिक अप्रोच जो है वो हम ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिक अप्रोच जो है वो ह्यूमन को असिस्ट कर रही होती है समहाउ, और हम अगर मशीन लर्निंग नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे सिस्टम्स के अंदर कोई इंटेलिजेंस उस तरह की नहीं रहेगी। बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जिनमें से एक अभी हमने प्लेजरिज्म डिटेक्शन की देखी। तो इसी तरह हेल्थ केयर में डिजीज़ डिटेक्शन या एक्सरेज की हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितनी हमें करनी चाहिए, और हमारे प्रॉफिट जो है वो किस हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है, और उसकी प्रेडिक्शंस अगर हम करें, या हम जो आइटम्स बनाती है कोई भी से मैन्युफैक्चरिंग की कोई फैक्ट्री है या कोई कारखाना है, मिल है, तो वो अपने जो प्रोडक्शन उसने करनी है उस प्रोडक्शन को पिछले पैटर्न्स के मुताबिक देखे और फिगर आउट करे कि मुझे अब नेक्स्ट प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए, या अपने रॉ मटेरियल की बेस पे वो फिगर आउट करने की कोशिश करे कि इससे अगर मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो क्या क्या चीज़ें मैं बनाऊँ तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो सकता है। एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स की मॉनिटरिंग और उनकी जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर करना,
सॉइल की मॉनिटरिंग और सॉइल के अंदर जो आजकल रोबोटिक्स के सिस्टम्स हैं वो अंडरलाइंग उनके जो ये जो पूरा आईओटी का एक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि हार्डवेयर इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल पानी आपने खोलना है, अगर जिस तरह जो आप में से गांव में या इस तरह के काश्तकारी आपने देखी हुई है, अगर कैसे फसलें होती हैं तो उसमें पानी का एक बाकायदा निज़ाम होता है जिसमें कि पानी को खोला जाता है और सैराब की जाती है ज़मीन। तो इसमें किस जगह इस वक्त सॉइल के अंदर से नमी कितनी है, वो अगर सेंसर्स लगे हैं और उन सेंसर्स की बेस पे अगर हमने ऑटोमेटिक एक बनाया हुआ है सिस्टम जो कि जब पानी एक की या नमी की मकदार, ह्यूमिडिटी की मकदार एक थ्रेशोल्ड से कम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली पानी चलना शुरू हो जाए और अदरवाइज़ बंद हो जाए। जिस तरह हमारे ये आजकल अगर आप गीज़र्स देखें जो लगे हुए हैं घरों में तो वो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ स्विच ऑफ होते रहते हैं। फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है जो टेम्परेचर की बेस पे उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि वो उसका कंप्रेसर ऑन करना है या नहीं करना। इसी तरह एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इनमें सारों में अच्छी खासी इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो बेशुमार एप्लीकेशन है। और इन्हीं को अगर हम कंटिन्यूड रखें तो इसके अंदर जो डिसिप्लिन्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मशीन लर्निंग की तरफ, तो उसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सब एरिया है। तो ये जिस जिस डोमेन के अंदर से हम से अगर हमने फॉर दैट मैटर इसको अप्लाई करना है डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन पे, तो फिर बायोलॉजी की डोमेन की ज़रूरत पेश आती है। और इसी तरह साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉग्निटिव साइंस और फिलॉसफी, इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है वो जो हमारे ये से कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसमें डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट वगैरह हैं वो एंट्रोपी के ऊपर काम करते हैं, तो इंफॉर्मेशन गेन को मेजर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन थ्योरी है। कंट्रोल थ्योरी जो है, जो जिस अभी मैं सेंसर्स और एक्चुएटर्स की बात कर रहा था, तो ये सारी जो एम्बेडेड सिस्टम्स की अप्लाइड साइड है वो कंट्रोल थ्योरी की मदद से होती है। और फिर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को, तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम जो हमने बनाया है, मशीन लर्निंग अप्रोच जो हमने डिवाइस की है, उसकी एक्यूरेसी एक तरफ और उसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी दूसरी तरफ के ये कितनी देर में ये काम कर देगी और या ट्रेन कितनी देर में हो जाएगा मॉडल। तो ये सारे के सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि मशीन लर्निंग के डिसिप्लिन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल कब करना है मशीन लर्निंग को? व्हेन वी हैव डाटा विद 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कि डाटा क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में। क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट सर। दूसरा हाई क्वालिटी डाटा होना चाहिए और तीसरा बैलेंस्ड डाटा होना Balanced चाहिए। ये data। 3 चीज़ें जो है ना, ये मशीन लर्निंग को अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। सर ये बैलेंस डाटा कौन सा होता है? हाँ, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा तो आसान बात हो गई, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हों। हाई क्वालिटी से क्या मुराद है? सर उसमें मतलब कोई सर नॉइजी डाटा ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो सर इसके अंदर कोई। गुड, एम्बिग्विटी ना हो, डाटा क्लीन हो, डाटा जो है उसमें कोई एक चीज़ वेल होती है, डिफाइंड हो सर। हाँ वेल डिफाइंड भी हो। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। यस अनसर्टेनिटी सर, समझ हैं? अनसर्टेनिटी। यस सर। तो यस डाटा के सर, अंदर यस ना सर। अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो किस तरह से होती है कि हम जब ओवर द नेटवर्क एक चीज़ आ रही है तो उसके अंदर कोई एरर आ सकता है ट्रांसमिशन के दौरान। कोई सेंसर है तो सेंसर जो है उसका बैटरी लो हो गई है, अब वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा, ठीक। तो इस नौइयत की चीज़ें जब आती हैं तो उसमें फिर डाटा की क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो जाते हैं। और समटाइम्स डाटा जो हमें मिला होता है वो ह्यूमन एरर, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब ये फ़ारूक है, तो फ़ारूक को हम कहें कि फ़ारूक है जी 26 साल का, तो एक ज़ीरो और डाल जाए हैंड पे टाइपिंग से, तो पता लगे जी फ़ारूक साहब 260 साल के हैं। तो यस वो सर। ये अब टाइपिंग मिस्टेक से वो आ गया, उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो उसको फिगर आउट करना और उसको सेट करना, ये सारी चीज़ें जो है वैसे सर आउटलाइन हो जाएगा ये, इसको मिली नहीं। आउटलायर भी हो जाएंगे और फिर वो रेंजेस की मदद से और फिर कुछ
सेमेंटिक्स एसोसिएटेड होते हैं ना चीज़ों के साथ, कि हम कहेंगे यार ये इतने बड़े बाबा जी तो होते ही कोई नहीं है जितने के ये बाबा जी बड़े हो गए। तो वो हमारा जो रियल लाइफ का जो नॉलेज है उसकी मदद से और सारा कुछ हम देख के फिर डाटा को हाई क्वालिटी बनाने की भी कोशिश करते हैं अगर वो ना हो तो। बैलेंस डाटा ये होता है कि हमारे पास आगे चल के हम इसको मज़ीद तफसील में भी पढ़ेंगे, यहाँ मैं क्विकली बता देता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस हैं डिफरेंट कैटेगरीज के वो बराबर हों। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रेडिक्ट करना है इन द एंड कि ये पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉजिटिव कमेंट्स और नंबर ऑफ़ नेगेटिव कमेंट्स हमारे एक्चुअल डाटा में बराबर हों। 500 पॉजिटिव कमेंट्स हों, 500 नेगेटिव कमेंट्स हों, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये बैलेंस्ड डाटा है। बैलेंस्ड डाटा के ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बेहतर तरीके से ट्रेन हो जाते हैं। ये अब टिपिकल मशीन की रिक्वायरमेंट है ना। एज अ ह्यूमन हमें कोई इतनी परेशानी नहीं होती, तो ये बैलेंसिंग वाली चीज़ और हाई क्वालिटी होना। अब वो जो 260 आ गया था उसको एक ह्यूमन देखेगा ना फ़ौरन एंटिसिपेट करके कहेगा नहीं ये 260 नहीं हो सकता। मशीन भी यही कुछ ही करेगी, लेकिन मशीन फिर उसके लिए पूरा उसको प्रोसेस सोचना समझना पड़ेगा। एल्गोरिदम अप्लाई करेगी उसके बाद जी निकालेगा। इसी तरह ये अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन अगर आप ये इस तरह हैंड राइटिंग की मदद से ये नंबर हैं 0 1 2 3 4 और 9 तक लिखे हैं। अब ये सारों ने जिस तरह यूएमटी के स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग में ये लिखे हैं, इतनी गंदी पढ़े जा रहे राइटिंग भी हैं। नहीं है सर हमारे से। सर हैं? अब हम इतनी तो भी पढ़ ही गंदी लेंगे राइटिंग नहीं है सर। सर, यूएमटी के हम पढ़ लेंगे। तो ये देखो 2 किस किस तरह से डिफरेंट तरह से। अब ये 7 जी लग सर। रहा है ना, ये 7 जो है ये 2 लग रहा है। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे फिर वो क्या करेगा कि ये मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ 2 है। अब ये देखो इसने 2 को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारा कुछ किया है। अब यहाँ पे आपको 2 तरह के कलर्स में ये रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं, कुछ ग्रीन है और कुछ रेड है। क्या मतलब है इसका? सर ग्रीन सही ओके तो और रेड की तीन वजह गलत होंगे प्रेडिक्ट जो की हुई है उसने। जी जो सर रेड वाली है सर उसने गलत मतलब प्रेडिक्ट की हाँ हुई है और जो ग्रीन वाली वो सही प्रेडिक्ट। जी बिल्कुल। तो फिर हम यही चीज़ एवेल्यूएशन के लेवल पे हम देख लेते हैं कि हमें पता होता है कि एक्चुअली डाटा ये 3 है, ये भी 3 है, ये 7 है और ये 7 है। तो ये 3 को 2 कह रहा है, यहाँ पे भी 3 को 2 कह रहा है, यहाँ 7 को 2 कह रहा है और यहाँ 7 को 2 कह रहा है। ये सारे 2 ही थे और इनको 2 कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस 2 को 7 मान लेता। ये जिस पे माउस है इस वक्त नज़र आ रहा है। सर एक यस 2 है इसको उसने 2 कंसीडर ही नहीं किया। हाँ ये पहले वाले 2 को नहीं किया हुआ, तो इसको ये भी Yes. इसके एरर में ही आएगा। सही। तो ये इस तरह से ये नोट करो ज़रा। सर ये चीज एम्बिग्यूटी में आएगी सर ये चीज। हाँ ये चीज़ें फिर हमारे एरर की तरफ आती है ना। ऑब्वियसली चीज़ों अनसर्टेनिटी में आ ही एरर जाती है आता है। सर। अब ये देखो 2 जो है 2 का 4 से ऐसा कोई मैच नहीं है, 2 का 8 से कोई मैच नहीं है। 2 का जो मैच पढ़ना है वो इस तरह के यूएमटी के हैंड राइटिंग वाले 3 से या यूएमटी के हैंड राइटिंग वाले 7 से ही पढ़ना है। सर 1 और 7 का भी हो सकता है। हाँ 1 और 1 और 7 का भी 7 हो भी है। सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। तो ये ज़रा नोट कर लो। ये डॉक्टर साहब को मैंने कहा था कि जो छोटी छोटी इसमें इश्यूज होंगे वो हम हाईलाइट कर देंगे। तो फरूख सर यस सर। ये कोर्स ड्रॉप तो नहीं करना। नो सर रखा है किसी जिसने ने। जिसने कोर्स ड्रॉप करना है वो ना करे, कोई और बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैं आपको बताता जाऊंगा। ये नोट कर लें। स्लाइड नंबर 37 पे फर्स्ट 2 को एरर में मार्क होना चाहिए। ओके सर। ये नोट कर लें। ये हमारी तरफ से भी 2 सेंट्स ऐड हो जाएंगे कि हमने भी पढ़ के इसमें छोटी छोटी हैं इसमें मिस्टेक्स छोटी छोटी, वो फिर हम डॉक्टर साहब से मेरी आज बात हुई थी, मैंने कहा था हम बताएंगे आपको ताकि ये और अच्छी हो जाए स्लाइड्स इंशाल्लाह। ये मशीन लर्निंग का जोक है। एक इंटरव्यूअर कहता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मशीन कहती है कि आई एम फास्ट लर्नर। इंटरव्यूअर कहता है व्हाट इज़ 11 × 11। मशीन कहती है 65। इंटरव्यूअर कहता है नॉट इवन क्लोज, इट्स 121। मशीन कहती है इट्स 121। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखती रहती है। अब ये इसको पता लग गया है और भी चीज़ें इस तरह से, वो ये 2 नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, वो नंबर कौन से हैं और ये क्या करना है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मशीन इस तरीके से अंडरस्टैंड करती है। ये एनीवे ये एक जोक है मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो
लोग बनाते हैं। मेन गोल क्या है? मशीन को ह्यूमन के इक्विवेलेंट सोचने समझने वाला बना देना। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या हैं मशीन लर्निंग के? ये हमें पता नहीं है कि ह्यूमन ब्रेन का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है। कुछ हद तक हमें पता है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये भी कुछ पार्शली पता है हमें स्ट्रक्चर का। हम somehow we try to identify कि ये क्या, ये बड़ा वो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कोई चीज़ें चल रही होती हैं। हमारा जो ब्रेन की सिग्नलिंग है ना सारी, ये सारी की यस सर, सारी न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉनिक Electrolyte, हाँ, sir. इलेक्ट्रोलाइट नहीं, सर न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरॉन्स फिर होते हैं जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू डाटा सिग्नल्स ट्रांसफर को, करते हैं हाँ, सिस्टम में। तो वो मैसेजेस जो हैं वो सारे ट्रांसफ़र होते हैं सेंसर से ब्रेन को, और फिर ब्रेन की तरफ से डिसीजंस आते हैं और उसके मुताबिक हमारे ऑर्गन्स मूव करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम इज ह्यूमन लर्निंग इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क इन द वर्ल्ड व्हिच मेक्स इट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई परफेक्ट ह्यूमन लर्निंग पैटर्न्स। तो ये चैलेंजेस हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज rate of human learning varies from person to person and cannot be judged or predicted accurately. Fourth problem is number of external factors also influence human learning. तो ये जो चीज़ें हैं, शैतान, नफ्स, माहौल या एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें, या ईविल जिसे आप कह रहे हैं, अगर इसे वो रिलीजियस फ्री बनाना है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब एक गांव का बंदा के जो अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, वो और होती है, एक शहर के बंदे की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। आप यूनिवर्सिटी में अच्छे बच्चों के साथ बैठते पढ़ते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्लाइंड हो जाते हैं पढ़ने की तरफ, और अगर आप यूनिवर्सिटी में मौज पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो फिर आप जितने भी हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप भी उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। कहते हैं ना, मैन इज द एवरेज ऑफ 5 पर्सन अराउंड हिम। तो स्लोली ग्रेजुअली फिर आप कन्वर्ट कर जाते हैं उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द वाले लोगों के हिसाब से। और दूसरा क्या है? अ मैन इज नोन बाय द Company he keeps. कंपनी ही कीप्स। प्रैक्टिकली इट डज नॉट सीम टू बी पॉसिबल कि वो बिल्कुल इक्वल टू हो जाए, लेकिन स्टिल हमने मशीन को ह्यूमन के नज़दीक बनाना है। तो काफ़ी सारे यूज़फुल टास्क लोगों ने कर लिए हुए हैं और करते जा रहे हैं। उनके अंदर से ये कुछ इंटरेस्टिंग 8-10 एग्जांपल्स हैं। स्पैम ईमेल डिटेक्शन होती है, स्पैम का फोल्डर बना होता है, Yes, sir. मेजॉरिटी ऑफ यस द टाइम्स उसमें स्पैम Yes. ईमेल ही जाती है। कभी Yes, कभी sir. एक बंदा Spam. कहता है, ओ यार मैंने मेल की तो थी, तुझे मिली नहीं। और कहता है कोई मेल नहीं तूने की। वो कहता है यार मैं 2 दफ़ा कर चुका हूँ। फिर वो क्या कहता है, Spam में check करो. स्पैम में चेक करो। तो वो जो अभी जो 2 डिटेक्ट नहीं हो रहा था, ये उस नौयत की बात है कि वो एक्चुअली स्पैम नहीं थी, लेकिन उसने उसको स्पैम समझा। ठीक है, तो ये स्पैम डिटेक्शन, जेंडर आइडेंटिफिकेशन के ये फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फीमेल का लिखा हुआ है या मेल का लिखा हुआ है। एज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, या तस्वीर है तो उससे आइडेंटिफाई करना। एज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन इसी तरह से। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो होते हैं, जिस तरह पॉलिटिक्स की उस पर जो कहते हैं ना कि हमने प्रिडिक्ट किया है जी ये इलेक्शन कौन जीतेगा, जी sir. कहते हैं ना यूएस के इलेक्शन की जी दफ़ा तो sir. बहुत ही पूरी ग्लोबली हाइप क्रिएट हुई होती है, और जी sir. अदरवाइज पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी। तो जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो लोगों की ट्वीट्स और फेसबुक की पोस्ट और इस तरह की चीज़ों को प्रोसेस करके ये फिगर आउट करना कि लोग किसकी तरफ पॉजिटिवली इंक्लाइंड हैं, किसकी तरफ नेगेटिवली इंक्लाइंड हैं, और ओवरऑल किस एरिया में किसकी फॉर दैट मैटर पॉसिबिलिटी लग रही है जीतने हारने की। फेस रिकग्निशन, जिस तरह ये अटेंडेंस वगैरह लगती है, या वो से हमारा ये जो आइरिस रिकग्निशन होता है या थंब स्कैन से अटेंडेंसेस लगती हैं, ये सारी। मशीन ट्रांसलेशन के आपने गूगल ट्रांसलेटर जिस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं? वर्ड के
कहीं भी सर टाइपिंग करनी है, वर्ड के अंदर करनी है, जीमेल के अंदर करनी है, कोई टेक्स्ट हम जीमेल सर वो आजकल टाइप आपको वो टेक्स्ट लिख देते हैं ना, जी 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 सर, वो और जैसे एक आप जगह लिखें वर्ड, एस एक और जगह पे एस यूज सून होती है लिख यार। सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज होती नहीं है। नहीं, जो काम आप सबसे ज्यादा करते हैं उसमें, ये तो आप टाइपिंग, छोटी चीजों चैटिंग के नाम। मोबाइल के ऊपर सर। हाँ आह, हाँ, उसका आप सर नाम नहीं नहीं हम ले नहीं रहे, करते। कमाल हो गई, कमाल हो गई। सर एक ये सर न्यू जिनको चीज पता आई उन्होंने है ही सर, बोला वो जो है। सर ये सब जिनको पता उन्होंने ही पर्सनलाइजेशन बोला के साथ, है। सर न्यू नेक्स्ट कीबोर्ड नेक्स्ट जो आए ना सर, वो पर्सनलाइजेशन जो आपके होते हैं ना, अपने पर्सनल वर्ड्स हाँ उसके हाँ, रहते हैं साथ। तो ये हाँ बिल्कुल पर्सनलाइज है, वो आपके मोबाइल के अंदर उन्होंने एम्बेड कर दिया ना, वो ये आपके पर्सनलाइज मोबाइल, कीबोर्ड्स आ गए हुए हैं सर। जिस जिस बंदे का सेल फोन है उसकी राइटिंग स्टाइल के अंदर से वो कैप्चर करते रहते हैं और उसके हिसाब से वो बताते हैं कि नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा ये होगा, जी सर। है ना। जी तो जी सर। यस ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन जो है, ये अगेन मशीन लर्निंग, टेक्स्ट समराइजेशन के एक बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको ऑटोमेटिक समरी उसकी बनानी है। स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, स्पीच का सिग्नल आ रहा है उसको टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, टेक्स्ट को स्पीच में वाइस वर्सा यानी कि करना है। ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग के बारे में सुन रहे हैं आजकल आप, काफ़ी टेस्ला वाले काम कर रहे हैं, तो जी वो सर। पूरे सेंसर से चीज़ को, एनवायरनमेंट को सेंस करना, और गाड़ियों को, जो रोड साइंस हैं उनको और पेडेस्ट्रियंस को, सबको देखते हुए डिसीजंस लेना कि अभी कार को कैसे चलना चाहिए। और वो रास्ते तो खैर हम अब प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि रास्ता तो हम सारे इसके यूज़र्स हैं। ये बात है 2004 की, हम नस्ट में, मैं पढ़ रहा था एमएस में, तो हमारे टीचर ने हमें एक केस स्टडी एग्जांपल उस वक्त कराई कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसा अगर बनाया जाए जिसमें कार के डैशबोर्ड में एक वो लगा हो, ये कोई डिवाइस लगी हो, और सारे रास्ते जो हैं वो डिजिटाइज हो गए हों, और सर्वर के ऊपर हमारे कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं और हमें पता हो कि हमने किस रास्ते से होके जाना है और सारा। तो वो उस वक्त एक केस स्टडी हमने पढ़ी, और देखें ये कितनी जल्दी वो चीज़ मटीरियलाइज होके इस वक्त पब्लिक यूज़ में आ गई। पहले रिसर्च के लिए, जिस तरह अभी टेस्ला कार जो है वो पब्लिक यूज़ में नहीं आई है ना, जी एज सर। सच। और ये जो मैप्स हैं और इनकी बेस पे पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है इस वक्त। तो यस इस तरह रिसर्च के एवोल्यूशन भी आपको ये चीज़ समझ आएगी कि रिसर्च जब होती है तो वो बड़े सालों से हो रही होती है, और फिर आहिस्ता 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 एक ऐसे लेवल पे हम पहुंचते हैं कि अब ये चीज़ प्रैक्टिकली इतनी मतलब पर्टिकुलरली सेफ्टी क्रिटिकल जो सिस्टम्स होते हैं वो इतने अब वो स्मार्ट और एक्यूरेट हो गए हैं कि उनको हम पब्लिकली अवेलेबल भी बना दें तो वो चल जाएंगे। और फिर सेकेंडली इस तरह के इंटरनेट ऑफ सिस्टम्स की थिंग्स अगर सर, ये सॉफ्टवेयर चीज ही आती इंजीनियरिंग के है फिर पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्केलेबिलिटी की भी बात होती है कि इतना स्केलेबल सर। सिस्टम के दुनिया का हर बंदा ही इसे इस्तेमाल करी जा रहा है और सिस्टम स्टिल अवेलेबल है, डाउन नहीं हो रहा। तो ये भी अपनी जगह एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने सिस्टम को आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इतना स्टेबल बनाना है। जी सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी यही चीजें आती है ना, कि जो हम अपनी स्टडीज वगैरह करते हैं इसके ऊपर काम करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो ये ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग जो है ये काइंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक एप्लीकेशन ही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है कि चीज़ों का इंटरनेट, कि चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। जो जो पहला इंटरनेट था जो 90s में बना था उसमें कंप्यूटर डिवाइसेस सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करती थी। अब चूंकि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो सारी जो मोबाइल डिवाइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इवन मोबाइल की बजाय फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाली भी अगर हो तो इतनी ज़्यादा हैं, और उनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, और उनके अंदर हमने कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक रखी है, ब्लूटूथ के थ्रू वो कम्युनिकेट कर लें, किसी वो राउटर के थ्रू कम्युनिकेट कर लें, वाईफाई के थ्रू, या कोई इंफ्रारेड के थ्रू कम्युनिकेट कर लें, या किसी भी और मीन से वो कम्युनिकेट कर लें। तो वो आपस में जब एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग करते हैं और उस डाटा शेयर होने पे हमने कोई डिसीजन करने हैं तो ये इंटरनेट थिंग्स में आता है। जो अभी मैं फील्ड, ये जो एग्रीकल्चर की एग्जांपल दे रहा था वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ही एग्जांपल है कि आपने फील्ड के अंदर उसकी मतलब एक फिजिकल लेयर है कि फील्ड में आपने सेंसर्स लगाए हैं, फिर उसके वो फिजिकल लेयर जो है वो डाटा कलेक्ट करके किसको दे रही है, डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग लेयर को, वहाँ पे वो डाटा स्टोर होगा, उसके ऊपर फिर आगे आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगे हैं जो कि चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं लॉजिक की बुनियाद पे, और फिर वो डिसीजंस ले रहे हैं। उन डिसीजंस की बेस के ऊपर फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वापस जाते हैं और जो हमारे एक्चुएटर्स हैं,
एक होते हैं सेंसर्स डाटा ले रहे Yes, होते sir. हैं। एक्चुएटर्स क्या होते हैं, जो काम Save कर रहे कर होते हैं, देना जिन्होंने फॉर output एग्जांपल पे। आपने एक वो ऑटोमेटिक डोर लगाया हुआ है, तो उस डोर का एक्चुएटर जो है वो कहेगा कि पानी की ज़रूरत है ज़मीन को, तुम ओपन हो जाओ। फिर जब पानी की मिकदार पूरी हो जाएगी तो फिर वो दोबारा सेंसर बताएगा कि अभी ओके हो गया है। तो वो ओके हो गया तो फिर वो उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके फिर वो एक्चुएटर को कहेगा कि अभी तुम डोर क्लोज हो जाओ, तो वो डोर क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? इसी तरह आपने Yes, अगर ड्रोन बना जी दिया है, सर। ऐसा ड्रोन बना दिया है तो जो सर कि आउटपुट के थ्रू इमेज को वर्किंग कैप्चर करते कर हैं। रहा है, वो जो इमेज को कैप्चर कर रहा है और उस जी जी इमेज सर। की बेस पे वो फिगर आउट कर रहा है कि से फसल की ग्रोथ सही हो रही है, फल लग रहा है, या से कोई इसके ऊपर कोई पेस्ट वगैरह तो नहीं आ गए। तो वो उस टाइप की चीज़ों को फिर वो मार्क कर रहा है। अगर वो ऐसी कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करता है तो वो उसको कैप्चर करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स देखता है, वो कोऑर्डिनेट सेंड करता है, बताता है कि फील्ड के इस पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम है, तो फिर उधर टारगेटेड जो है वो स्प्रे कर दिया जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो जी इस जी तरह Yes. से सर। ये जो यस सर। इस सारी चीज़ का नाम क्या है, इसको फील्ड को नाम देते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो इसमें हाँ, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब हमारे मुल्क के लेवल पे अगर मतलब जिस तरह आप लोग सोचते हैं, तो आप लोग कई बच्चे एंटरप्रेन्योर बनने की बातें करते हैं, सोचते हैं, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड डायरेक्शन कि आप फिर अगर इस तरह की चीज़ आप सोच रहे हैं तो फिर आपको कंप्यूटर विजन पढ़नी चाहिए, एक कोर्स जिसमें कि आप इमेज प्रोसेसिंग को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। आईओटी का कोर्स पढ़ना चाहिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ना चाहिए, तो फिर आप उसके लिए तैयार हैं कि अब सर आप कंप्यूटर वाकई विजन में में सर क्या होता है? ये कंप्यूटर विजन में यही चीज़ें होती हैं ना जो मैंने बताया कि एक इमेज को आपने कंप्यूटर प्रोसेस करके और उसकी मदद से आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो जिस तरह अगर आपने ये देखना है कि इससे पौधे की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही, तो फिर आप उसके जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपने कैप्चर करनी है इमेज से, वो कैप्चर करके और उसको प्रोसेस करके और उसके अंदर से अगर लीफ का साइज़ निकालना है, पौधे की हाइट निकालनी है, तो ये वाली सारी चीज़ें कंप्यूटर विजन के थ्रू होंगी। जब ये सारी चीज़ें कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर वो मशीन लर्निंग आ जाएगी कि अच्छा इस स्टेज पे पौधे का साइज़ अगर इतनी देर होगी लगाए हुए, पत्ते का साइज़ इतना हो गया है, पौधे की हाइट हाँ इतनी हो भाई। गई है, इतना हो गया, तो ये ठीक चल रहा है मामला या नहीं ठीक चल रहा, फिर उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसकी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कैप्चरिंग है वो सारी कंप्यूटर विजन के थ्रू होगी। ओके सर, ओके। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम और सारा उस काम कर रहे हैं इसमें कोई एरर आ जाए हमारे पास, और डेफिनेटली अगर आता है। हमारी फसल को मतलब अगर सर हमने वो पहले बात की थी कि सर कोई भी हमारा वो इस तरह की मशीन लर्निंग में कोई भी इस तरह की चीज बना ले में रहेगा सर। तो अगर हम जिस तरह आप एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं, तो अगर पानी की जरूरत ही ना हो और वो हमें कहे कि पानी की जरूरत है, तो इससे तो फसल तबाह हो जाएगी। हाँ, ये इस तरह की चीज़ों को फिर हम प्रॉपरली टेस्ट करते हैं ना। ये इसके भी वो आगे चल के लेक्चर के एंड पे इस तरह की बात हुई है, चलिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो इस तरह होता है कि हम एक बड़े डिफरेंट उससे गुजारते हैं टेस्ट पे, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करते हैं उस सिस्टम की, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इतने सारे डिफरेंट सेटिंग्स में इसने ठीक ही काम किया है, कुछ कुछ जगह ये गो के फेल हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसने ठीक काम किया है। लिहाजा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब इसको रियल सेटिंग्स में डिप्लॉय किया जाएगा तो ये बिलअमूम ठीक काम करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को फिर हम इतना इंडिपेंडेंट भी नहीं सर छोड़ते, ऑब्वियसली सेमी सर इस तरह ऑटोमेटिक की ये चीज़ें चीजें चल जो रही होती होती हैं, हैं फिर सर वो ह्यूमन को सिंक्रोनाइज होकर फैसिलिटेट कर चलती है ना सर। 2 3 4 इनपुट्स लेने के बाद डिसीजन लेती हैं, एक ही दो सेंसर या तीन एक चार नहीं, कई सारी करती इनपुट्स होती हैं, और जब आप है। इस यस तरह की सर, चीज़ें एक के और ऊपर डिपेंड नहीं सिस्टम कर रही बनाते होती। वक्त भी हम क्या करते हैं, जिस तरह ये वाली जो चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो आज के दौर में हम जीपीएस सिस्टम सारा यूज़ कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम बनते 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 इसकी कितनी थॉरो टेस्टिंग हुई होगी। अब बताएं, आप लोग ही बताएं, कितनी दफ़ा जीपीएस आपको गलत लेके गया है? सर जीपीएस पे तो गुस्सा ही बड़ा आता है सर, वो पता नहीं कहाँ से ले बहुत तंग करता है कभी सर कभी। मेरा दिल, सर जब भी जीपीएस खोलो तो दिल कहता है ये जिसने बनाया ना उस बंदे के घर जाना है, बस ये कौन था। ऐसा ये सर इसने तुझे ले लोकेशन जाना बता किसी ने देता उसके घर ही। है, लेकिन सर सर बहुत लोकेशन बता गलत देता है लोकेशंस पे लेके एग्जैक्ट। जाता है सर। एग्जैक्ट सर नहीं बताता, लेकिन आपको थोड़ा एरिया बता देगा, लोकेशन से बता देगा ये बस। ये जो चीज़ है ना, ये इसके इसके लिए दूसरी चीज़ भी समझे ना,
कि हमारे किस लेवल तक के मैप्स डिजिटाइज हुए हैं। ये इसके ये कॉज ये भी हो सकती है ना कि मैप्स उस तरह से डिजिटाइज ना हो, अपडेट ना हुए हों, सड़कें बनी जा रही हैं लेकिन पता नहीं है कि ये सड़क बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। सर एक और फिर लोकेशन वो फिक्स हो गई एरिया है, उसके बाद लोकेशन चेंज हो जाती है, समटाइम्स ये भी हो जाता है मैप कि में चेंज नहीं होती। सिग्नल्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं, सही वो कोऑर्डिनेट्स नहीं फिगर आउट करता। एग्जैक्टली सर। क्या एक जल्दी जल्दी बोलो, क्लास हो रही है। हाँ बस अभी 10 मिनट तक वेट करो। लेकिन तो सर हम ये भी देख रहे हैं ना कि उबर और क्रीम टोटली डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर, वर्किंग कर रही है तो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना वो। तो वो इसी तरह चीज़ें फिर इम्प्रूव भी होती हैं ना यस ओवर सर। द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी पायलटिंग की जाती है, पायलटिंग करने के बाद फिर उसको जब वो रीजनेबली सर वो इम्प्रूव भी हो जाता है तो प्रॉब्लम फिर उसे करती है डिप्लॉय बीच कर दिया बीच में। जाता है। ऊबर क्रीम जो है ना सर, वो जो जी उनको भी प्रॉब्लम बिल्कुल आती है बीच बीच में सर, बिल्कुल कि वो एग्जैक्ट बिल्कुल। लोकेशन जो बता रहे होते हैं वो कहीं और खड़े होते हैं, आपकी लोकेशन कहीं होती है। हाँ ये इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर है ना इस चीज़ में। ये सैटेलाइट के थ्रू ये सारी चीज़ हो रही होती है, तो इसके अंदर से अगर वो ये कह देते हैं कि जी ये 50 मीटर्स तक एक्यूरेट डाटा है, तो 50 मीटर अच्छा खासा डाटा है, पर्टिकुलरली एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर। जी सर। 50 मीटर का मतलब 100 मीटर की रेस होती है ना, 50 मीटर का मतलब आधा ग्राउंड जो एमटी की लेंथ उसकी जी करना जी है। सर। तो अब कोई इधर बंदा खड़ा है किसी गली के अंदर और वो साथ वाली गली में एक बंदा, मैं अपने घर की लोकेशन भेजता हूँ कि वो हमेशा पिछली गली में बंदा आ जाता है कि यार मैं आ गया, मैंने नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे सही पता लग है। गया कि वो पिछली ऐसे गली ही में होता है सर, ऐसे ही है सर। अब हमें भी पता लग गया कौन सी गली में खड़ा होता है, हम है ना। खुद ही उधर पहुंच जाते हैं, तो पहले मिल ही खड़े मिला के होते हैं। ह्यूमन आ जा। देखें देखें अब मशीन ने गलत करके भी आपको ये समझा दिया कि नहीं आना पिछली गली से। ठीक है, तो आप उसे कहते हैं तेनों है ग्रीन गेट नज़र आ रहा है, और कहते हैं हाँ जी, बस फिर अगली गली जा जा, है ना। जी सर सही बिल्कुल। सही सही। तो अच्छा ये अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अमूमन हम बनाते हैं वो क्या होता है कि प्रोसेस डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन, और उससे हम क्या निकाल लेते हैं, आउटपुट। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। मतलब ये इंतहाई सिंपल एग्जांपल, 2 नंबर्स को सम करना है तो उसे कैसे किया जाएगा। तो इस एग्जांपल में जो मेन जॉब ऑफ प्रोग्राम है वो क्या है कि प्रोसेस द डाटा बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट द आउटपुट। तो ये बड़ी टिपिकल सी और सीधी सादी सी चीज़ है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो प्रोग्राम को इनपुट जाती हैं और उससे आउटपुट आ जाता है। तो लेकिन अब जो मशीन लर्निंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। मशीन लर्निंग के अंदर आप के पास इनपुट क्या है, डाटा। डाटा। ठीक है, डाटा के अंदर जी सर। आपके जो आप क्या इनपुट करेंगे और क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक गिवन इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 2 चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि ये एक इनपुट है, ये एक ट्वीट है, ये ट्वीट PMLN के हक में है, ये एक और ट्वीट है जो पीपल्स पार्टी के हक में है, ये एक और ट्वीट है जो PTI के हक में है, ये एक और ट्वीट है जो न्यूट्रल ट्वीट है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनपुट और आउटपुट को डाटा की टर्म्स में आपने समझना है। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। इसी तरह आपकी इनपुट क्या हो सकती है कि ये एक इमेज है और ये एक मेल का है, ये एक और इमेज है, ये फीमेल का है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपके वो इनपुट और आउटपुट वाली जो चीज़ है वो हमारे सामने आती है। आउटपुट जो होती है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की, वो एक मॉडल या एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम होता है। हमने डाटा को प्रोसेस करके और एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम बनाना होता है। तो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था कि हम डाटा को देख के उससे एक लॉजिक बनाते हैं और वो प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम आउटपुट निकाल रहा होता है। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें मौजूद हैं और उनकी मदद से हमने एक इंटेलिजेंट मॉडल तरतीब देना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा आ गया है। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये बनी हुई है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अब आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को? मैं इसका लेवल ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। सर ये सर बता इसमें रहे सिर्फ हैं स्क्वायर कि ली इसका जा रहे हैं। इनपुट का स्केयर लेना है बस। बस इनपुट होगी तो उसका स्केयर आउटपुट होगी। तो ये अगर हमें सिर्फ इतना लेफ्ट साइड पता है इनपुट और आउटपुट, तो फिर हम उसका मॉडल जो है वो बस इतना सा मॉडल बन जाएगा।
कि जो कुछ भी Yes. आ रहा है उसका स्क्वायर ले लो, कहानी खत्म। ठीक है, जी सर। तो ये Yes, ढाई sir. सिंपल सी एग्जांपल से ये बात समझ आती है। So machine learning algorithms used data input and output to learn an intelligent program or model which is x square, ये ऊपर होना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट में। After learning, if you give an input say 10, अब यहाँ पे कोई 10 है, नहीं सर। तो जब इसको हम 10 देंगे इनपुट तो ये क्या करेगा, सर 100 100 दे रिटर्न देगा, कर देगा। उसका 100 स्क्वायर ले 100 लेगा रिटर्न सर। देगा। क्योंकि इसने सही लर्न कर लिया हुआ। जी ठीक हो सर। गया। सो मशीन लर्निंग का जो मॉडल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि वी हैव डाटा इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर अवेलेबल, इसकी बेसिस पे वी कम अप विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और उससे हम जो आउटपुट जनरेट करते हैं दैट इज़ एन इंटेलिजेंट प्रोग्राम और मॉडल, जो कि इस डाटा के मुताबिक जो भी इनपुट आएगी उसको इसी के मुताबिक वाली आउटपुट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। सो इंडक्टिव लर्निंग को मशीन कैसे इस्तेमाल करती है लर्न करने के लिए? डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स टू बी लर्न। व्हाट हैपेंस इफ आई थ्रो द बॉल इन द एयर, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बार वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड देन वी सी व्हाट हैपेंस। तो जब भी हमने वो बॉल थ्रो किया इन द एयर इट केम बैक, राइट? तो 1 एग्जांपल, 50 एग्जांपल उसके, और 100 एग्जांपल्स, और मे बी इन पॉसिबल इन डिफरेंट सेटिंग्स, तो उससे हमने एक चीज़ इंड्यूस की कि ये फिर करता क्या है। तो ये जो है नियरेस्ट पार्क में जाके करना, घर में करना, ये क्या है, वो डिफरेंट एनवायरमेंटल सेटिंग्स हैं। अब जिस तरह अभी हमने देखा पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी कि मार्स पे कोई स्पेसशिप पहुंच गया है ना। जी सर। तो अब मार्स पे जब आप उसी बॉल को से ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस आता है, तो अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो तेज़ी, जिस तेज़ी से हम उसे ज़मीन पे परसीव करते हैं उस तेज़ी से वो ना आ रहा हो। उसकी क्या वजह हो सकती है, फिजिकली क्या वजह होगी उसकी? ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी होगा सर। जी सर, ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन। मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो अर्थ का जो मैस है वो डिफरेंट है और जो मार्स का मैस होगा वो डिफरेंट सर वो होगा। डिफरेंट है। तो उसकी बुनियाद पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए उसकी अमाउंट फ़र्क हो सकती है, और जो स्पीड जो कि जिससे बॉल मरीख की तरफ आ रहा होगा, मार्स की तरफ आ रहा होगा, वो डिफरेंट हो सकती है। Then we have the scope of error. Several successful machine learning based systems have been developed using inductive learning approach. तो इसमें definitely scope of error मौजूद रहता है। Again रेट कर रहे हैं हम किस चीज़ को, डाटा इज इक्वल टू मॉडल प्लस एरर। अब आपको इस चीज़ की समझ आती है कि इनपुट में हमारे पास डाटा जब मौजूद होगा तो उससे हम एक मॉडल बनाएंगे। वो मॉडल 100% इस डाटा को तो शायद ना कर रहा हो, लेकिन काफ़ी हद तक जब वो कर रहा है, से 90% भी अगर उसने कर लिया तो गुड इनफ, तो उसमें हम एरर को शामिल कर लेते हैं, तो ये ओके हो जाता है हमारे लिए। तो ये अगेन ये अब आपके लिए टू डू टास्क हैं, ये सब आपने करने हैं और सबमिट करना है। ठीक है, जी ये सर। सारे जो टू डू टास्क हैं इसमें आपने जो अभी तक लर्निंग की है उसके अंदर आपने जो ऊपर एग्जांपल दी हुई थी ना कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो ये उसी नोयत की एक चीज़ है कि अगर आपने इसको प्रोग्राम करना है n1 ये n2 ये n3 ये वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड फर्स्ट 2 एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स, तो ये इसको आपने इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग और आउटपुट के जो नोशंस ऊपर यूज़ किए हैं उसके मुताबिक आपने करना है। दिस इज येट अनदर प्रोग्राम जिसको आप करें इसका सर लिखेंगे। क्या मॉडल बनाना है सर? नहीं, मॉडल नहीं बनाना, जिस तरह ये ऊपर प्रोग्राम में लिखा हुआ ना सारा पिछली स्लाइड में जो जहाँ पे ये 2 नंबर्स ऐड हो रहे थे, इस तरह ही आपने लिखना है। इनपुट क्या है, ये है डाटा, इसमें ये है, ओके इंस्ट्रक्शंस ये हैं। ओके सर। ओके सर। इसी स्लाइड के पैटर्न पे आपने बनाना है। जब आप ये खुद करेंगे तो ओके आपको बात वाज़ेह होनी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, सर। ओके ओके सर। उसको खोल के आपने सामने रख लेना है और ये लिखना है, तो फिर आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ये सब के सब वाज़ेह हो जाएंगे। ओके सर। हाथ से सर ये करने स्लाइड शेयर कर समझ आ दीजिएगा। जाए। हाँ हाँ, ये स्लाइडें मैं सारी आपसे शेयर करूँगा। सबमिट कहाँ पे करवा? सबमिट मूडल पे।
मैं वो बना दूंगा Okay. कोर्स के फोल्डर, उसमें असाइनमेंट बना दूंगा, उसमें आपने सबमिट कर देना। और सर ये अपलोड भी मूडल पे करेंगे? स्लाइड्स यस सर। स्लाइड्स आपको ईमेल भी कर दूंगा, ये सारों को भी आइए ना अटेंडेंस, सर। ये लिंक आया सर उसी ये पे लिंक सेम होगा या चेंज होगा? लास्ट टाइम तो चेंज हो गया था। चेंज ही होगा, चेंज होगा हर दफ़ा नया। ओके। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट भी है ना कि इधर हमारी क्लास हेल्ड और अनहेल्ड मार्क होनी होती है उसके मुताबिक। ये तीसरा टास्क आ गया, हमने एक्स स्क्वायर वाला किया था, अभी एक्स क्यूब मशीन लर्निंग वाले की तरह आपने करना है इसको। ठीक है, जी सर, जी सर। और फिर ये चौथा टास्क आ गया, ये प्रेडिक्शंस वाला है कि अगर 10 इनपुट है तो ये आ रहा है, 15 है तो ये आ रहा है, 9 है तो ये आ रहा है, इसको अब आपने प्रेडिक्शंस के हवाले से करना है। और ये भी प्रेडिक्शन के, इसमें अब कोई चीज़ें सही होंगी और कोई चीज़ें गलत होंगी। ठीक है, जिस तरह के ये देखो, ये रिवर्स करना चाह रहा है, रिवर्स, तो रिवर्स में ये यहाँ पे ये सही काम नहीं कर रहा, काम तो कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली 100% नहीं कर रहा। ये पप्पू के लिए सही काम कर रहा है, यार के लिए नहीं कर रहा, है ना? जी सर। पप्पू के साथ उसका सर कोई ओके, पप्पू के साथ है ना? पप्पू के साथ फिर चल रहा है वो सर। ये देख सर की एग्जांपलें चेक करो। देख जरूर मगर प्यार से सर, वाकई सर ये तो बहुत ही वो क्या कहते हैं ना, इजी वे में रन टाइम समझाया एग्जांपल्स हैं। रन टाइम एग्जांपल, रियल रियल टाइम वर्ल्ड एग्जांपल्स। आपके लेवल की बनाई है उन्होंने, है ना? सर अजान हो रही है, चलें फिर? अच्छा, ये अब ये अगेन ये जो नकाब है पोश बुजुर्ग। पर्सनैलिटी बिल्डिंग के हवाले से ये चीज़ें सारी हैं, ये अब आपने अपनी जो बनानी है। सर मुझे तो सर आशिक लगते हैं। हाँ, सर इस तरह की स्लाइड्स पहली दफे देखी हैं, काफी मोटिवेशनल है ना? अ सिंगल सेंटेंस है। कैन फर्स्ट टाइम चेंज देखी योर है। लाइफ। ये देखो, ये कितनी इंस्पिरेशनल कोट है, ये पढ़ो ज़रा। अपने किसी काम पे नाज़ामत हो, काम लिया जाता है क्या नहीं जाता, किया क्या नहीं नहीं जाता, किया, किया ये नहीं ना जाता सर। हाँ हाँ, या नहीं जाता नाजा का क्या मतलब है? सर नाजा मतलब नाज ना कर, फखर ना फखर कर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। गुरूर करना। हाँ, तो ये अल्लाह ताला आपसे एक काम लेता है तो उसके ऊपर आपने गुरूर नहीं करना। ये गुरूर जो होता है ना, नेकी का गुरूर, यही बड़ी खतरनाक चीज़ है। जी सर। ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये इसको इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम सर अजान हो रही है, चलें फिर? है। ये पढ़ें ज़रा। याद रखें, मुकद्दस और पाक मकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है। और गलत जगह वाला भी आपके अंदर ही है। यस दोनों अपने अंदर है सर। सर। क्विट तो फिर इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे एक्सप्लेन खुद ये ही देखो, करना ये होता है। सर जुम्मा इंसान पढ़ना का तो सबसे इजाजत है? बड़ा सर, ये हमारे लिए है, इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और जुबान को काबू में रखे। है ना? मुश्किल काम है दोनों। बहुत मुश्किल काम है सर फैजान, यस सर। दिल को काबू में रखी मेरा भाई। जुबान सर को भी। अजान हो रही है, मौलाना साहब बुला रहे हैं। आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। वाह। ये सर के ना पोइट्री भी पढ़ना, बड़ी सर सही शायर बात भी। सर। लतीफ़े भी हैं, ये पढ़ो। ड्राई फ्रूट में अखरोट का मकाम बाप की मिसल है, जो ऊपर से सख्त मगर अंदर से ताकत वाला और नरम होता है। मगर चलगोज़े का मकाम दूसरी बीवी के बराबर है, जो किसी किसी को नसीब होती है। सर ये सर को बुलाए, फिर किस दिन बुला रहे हैं? हाँ, ये सर चलो गौजे की तो सर आज का रोबरी हो रही है, इतना सर आप ये सर को बुलाए, हम लाइव जोक सुनेंगे ऐसे सर। है ना? नहीं, इनको बुलाएंगे इंशाल्लाह, ये ज़रा क्लासेस खत्म हो रही है ना। इंशाल्लाह। एक दिन यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह क्लास सर। रखेंगे, फिर सर को बुलाएंगे। जी सर। सर ये तो तो यहाँ इस्लामाबाद से यूनिवर्सिटी के ऑनवर्ड हैं। है, ये ये कॉन्सेप्ट इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी लिखा है। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हो गया ना अब। इस्लामाबाद में। बस उसका नाम लाहौर के हैं। कॉन्सेप्ट इस्लामाबाद है, लेकिन उसके सारे कैंपसेस हैं ना, नाम में इस्लामाबाद डाल दिया उन्होंने। सर ये है, ये लाहौर वाली यूनिवर्सिटी के टीचर्स।
इंशाल्लाह इनको बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये 100 स्लाइड तो सर ये असाइनमेंट की डेडलाइन कब तक है? असाइनमेंट वाला अगली क्लास तक आपकी डेडलाइन है, वो कौन सी मुश्किल असाइनमेंट है? मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको स्लाइड्स भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह सर। चलो ओके सर। सर जी जी अल्लाह हाफिज सर। सर ये आप मॉडल के ऊपर ऐड कर देंगे फिर? हाँ, हम ये मैं ईमेल भी कर दूंगा ना, स्लाइड्स एनीवे ईमेल कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आसानी हो जाए नहीं आपको। सर, वो सबमिशन जो मॉडल के ऊपर करनी है हाँ, वो हमें भी इनरोल करा होंगे दूंगा। उसके अंदर तो कर पाएंगे ना? अच्छा, वो भी कर लेते हैं चलें, रोल ठीक है। इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, कर देते हैं आप लोग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।